तंत्रदेव, आप ये क्या कर रहे हैं? मैं तो आपके साथ हूं ना। तुम बड़े मूर्ख हो और मैंने तुम्हारी इसी मूर्खता का फायदा उठाकर बभूति को इस झील में डलवाया, जिससे झील में सांप पैदा हो और राजा यहाँ आ जाए। तंत्रदेव, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। तांत्रिक बिरजू की गर्दन अपनी तलवार से अलग करके उसकी बलि दे देता है। अब मुझे राजा बनने से कोई नहीं रोक सकता। तांत्रिक यह कहकर वहाँ से चला जाता है, जबकि राजा झील में कैद चिल्लाते रह जाते हैं। किशनपुर नामक राज्य में राजा विक्रमादित्य नाम के एक राजा रहते थे। राजा अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करते थे। महाराज, राज्य में एक बहुत बड़ी समस्या आ गई है। कैसी समस्या मंत्री जी? महाराज, राज्य की जो काली पहाड़ी है वहां पर एक डाकू ने कब्जा कर लिया है और उसने राज्य के लोगों का रहना दुश्वार कर दिया है। मंत्री जी, ये आप क्या कह रहे हैं? जी महाराज, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। वो डाकू लोगों को लूटकर उनकी हत्या कर रहा है। मंत्री जी, ये तो बहुत बड़ी समस्या है। हमें इस समस्या का समाधान निकालना होगा मंत्री जी। हाँ महाराज, आप सही कह रहे हैं। ठीक है मंत्री जी, तो फिर आप सैनिकों को तैयार कीजिए। हम आज ही उस पहाड़ी पर जाएंगे। कुछ देर बाद राजा अपने सैनिकों के साथ काली पहाड़ी की तरफ निकल पड़ते हैं। इतना समय हो गया, अभी तक एक भी शिकार पकड़ में नहीं आया। अभी बिरजू अपने मन में यह सोच ही रहा था कि तभी गांव का एक आदमी वहां से गुजरता है और बिरजू उसे पकड़ लेता है। बिरजू हंसते हुए कहता है, आखिर तुम आ ही गए। आज मैं बिना शिकार किए ही जा रहा था, लेकिन कहते हैं ना कि जो नसीब में होता है वो मिलकर रहता है। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। अच्छा, ऐसे कैसे जाने दूं? चल, तेरे पास जो भी है जल्दी से मुझे दे। हाँ। बिरजू यह कहकर उस आदमी के सारे पैसे छीन लेता है। मेरी बेटी बहुत बीमार है और मुझे इन पैसों के उसके लिए दवाई लानी है। अगर उसे समय पर दवाई नहीं मिली तो वो मर जाएगी। अच्छा, मरती है तो मर जाए, मुझे क्या? मुझे तो बस पैसों से मतलब है। बिरजू यह कहकर उस आदमी को पहाड़ी से धक्का दे देता है। दूसरी तरफ राजा मंत्री जी से कहते हैं, मंत्री जी, और कितना समय लगेगा हमें उस पहाड़ी तक पहुंचने में? महाराज, बस थोड़ा दूर है। वो ऊंचाई देख रहे हैं, वही उस डाकू का ठिकाना है। हाँ। थोड़ी देर में राजा, मंत्री और सिपाही उस काली पहाड़ी पर पहुंच जाते हैं। अरे मंत्री जी, इस पहाड़ी पर तो कोई नजर नहीं आ रहा है। पर महाराज, गांव वालों ने तो मुझे यही बताया था कि जो भी इस जगह से गुजरता है वो जिंदा नहीं लौटता है। हाँ, हो सकता है वो डाकू अभी यहाँ ना हो। जी महाराज, मुझे भी यही लगता है। अभी राजा मंत्री से बात ही कर रहे थे कि तभी उन्हें किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। ओह, ओह, ओह। राजा, मंत्री और सैनिक उस आवाज की तरफ भागते हैं। ये तुमने क्या किया? आखिर तुम इन मासूमों की जान क्यों ले रहे हो? अरे वाह, आज तो महाराज खुद चलकर मेरे पास आए। मुझे बहुत खुशी हुई है। अपनी बकवास बंद करो। ठीक है, मैं अपनी बकवास बंद कर देता हूँ और अब मतलब की बात करता हूँ। कैसी मतलब की बात?
यही महाराज कि जितना भी खजाना आपके पास है वो सब मेरे हवाले कर दीजिए अभी। हाँ। सैनिकों, इस डाकू को पकड़कर कैदी बना लो। सैनिक जैसे ही डाकू को पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं, डाकू वहाँ से छू मंतर हो जाता है। कुछ देर बाद, महाराज क्षमा कीजिए, मगर वो डाकू हमें कहीं नहीं मिला। सैनिकों, उस डाकू को जमीन खा गई या आसमान, वो कहीं भी हो, मुझे वो हर कीमत पर चाहिए। राजा सिपाहियों को आदेश देकर मंत्री जी के साथ वहाँ से वापस लौटते हैं। रास्ते में वह एक जंगल के पास जाकर रुकते हैं, जहाँ उनकी नजर एक हिरन पर पड़ती है। बचाओ, कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ, मेरी मदद करो। अरे ये तो भेड़िया हिरन पर हमला कर रहा है। मुझे इस हिरन को बचाना होगा, वरना वो खुखार भेड़िया इस मासूम हिरन को जान से मार देगा। राजा यह सोचकर अपनी तलवार से उस भेड़िया को मार देते हैं और फिर हिरन से कहते हैं, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? चलो मैं तुम्हें वैद्य जी के पास ले चलता हूँ। नहीं महाराज, मैं ठीक हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी जान बचाई महाराज। अरे इसकी कोई जरूरत नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। आप बहुत अच्छे हैं महाराज। मैं चाहता हूँ कि आपके जैसा राजा हर राज्य में हो। अच्छा, वैसे वो भेड़िया तुम्हें क्यों मार रहा था? महाराज, इस भेड़िया ने जंगल के सारे जानवरों को मारकर अपना कब्जा जमा लिया है। जब मेरे परिवार ने इसे रोकना चाहा तो उसने मेरे परिवार को भी खत्म कर दिया। आज ये मुझे मारने जा रहा था महाराज। अच्छा ये बात है। खैर, अब तुम पूरी तरह सुरक्षित हो। इतना कहकर राजा अपने महल वापस आ जाते हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं, पर उस डाकू का कोई पता नहीं चलता। मंत्री जी, इतना समय बीत गया और वो डाकू अभी तक नहीं पकड़ा गया। महाराज, माफी चाहूंगा, लेकिन वो डाकू पता नहीं कहाँ छुपा बैठा है। मैं कुछ नहीं जानता। इससे पहले कि वो राज्य के लोगों के लिए खतरा बने, वो डाकू मुझे चाहिए। राजा यह कहकर वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ त्रत्यदेव नाम का एक तांत्रिक अपने पालतू भेड़िया को ढूंढते ढूंढते जंगल में आकर सोचता है, बहुत समय बीत गया, अभी तक मेरा भेड़िया अपना शिकार करके वापस नहीं लौटा, और अब मेरा जादू भी उसे नहीं ढूंढ पा रहा। अब मैं उसे कैसे ढूंढूं, कहाँ ढूंढूं? तांत्रिक यह सोचते सोचते जंगल के और अंदर चला जाता है और अपने भेड़िया को मरा हुआ पाता है। अरे, मेरे भेड़िए को किसने मारा? तांत्रिक अपनी आंखें बंद करके उस भेड़िया को हाथ लगाकर मंत्र पढ़ना शुरू कर देता है, जिससे उसे सब कुछ पता चल जाता है। उस दुष्ट राजा ने मेरे भेड़िए को मारकर बिल्कुल ठीक नहीं किया। इसका बदला मैं जरूर लूंगा। हाँ। तांत्रिक यह कहकर वहाँ से चला जाता है। कुछ दिनों बाद तांत्रिक तंत्र विद्या कर रहा था, तभी उसके पास बिरजू डाकू आता है। तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? तांत्रिक के पूछने पर बिरजू उसे सब कुछ बताता है। उस राजा की तरफ तो मेरा भी हिसाब निकालना है, और अब समय आ गया है उससे बदला लेने का। पर तंत्र देव, हम कैसे उस राजा से अपना बदला लेंगे? तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। अच्छा, मैं आपका हर काम करने के लिए तैयार हूँ तांत्रिक। तांत्रिक तपस्या करके अपनी मुट्ठी में दबी भभूति बिरजू को देता है और कहता है, लो, इस भभूति को राज्य की बड़ी झील में डाल दो। लेकिन तंत्रदेव, अगर मुझे किसी ने ऐसा करता देख लिया तो? तुम चिंता मत करो, इसका भी उपाय है मेरे पास। तांत्रिक यह कहकर अपने जादू से बिरजू को एक गांव के आदमी का रूप दे देता है। अब तुम्हें कोई नहीं पहचान पाएगा। तांत्रिक की बात सुनकर बिरजू वहाँ से चला जाता है
तभी तांत्रिक अपने मन में कहता है, मूर्ख डाकू। दूसरी तरफ बिरजू झील के पास पहुंचकर उस भभूति को झील में डाल देता है और वहां से चला जाता है। भभूति झील में डालते ही उसमें बड़े बड़े सांप पैदा हो जाते हैं। तंत्रदेव, मैंने आपका काम कर दिया। बहुत अच्छे बिरजू, अब तुम देखते जाओ मैं क्या करता हूँ। इधर गांव का एक आदमी झील के पास पानी भरने आता है। अरे इस झील में तो बहुत सारे सांप है, मुझे महाराज को बताना होगा। अरे हरिया, तुम? प्रणाम महाराज। क्या हुआ हरिया, तुम इतने डरे हुए क्यों हो? महाराज, उस बड़ी झील में बहुत सारे बड़े बड़े और खतरनाक सांप है। हाँ, ये क्या कह रहे हो तुम? मैं सच कह रहा हूँ महाराज, आप अभी मेरे साथ चलिए। हरिया की बात सुनकर राजा झील के पास पहुंचते हैं, जहां वाकई बहुत सारे सांप रहते हैं। मंत्री जी, ये तो बहुत खतरनाक सांप है, हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा। आप महल जाकर सारे सैनिकों को यहाँ लेकर आइए, तब तक मैं कुछ सोचता हूँ। राजा का आदेश मानकर मंत्री जी वहाँ से चले जाते हैं। ये इतने सारे सांप आखिर झील में आए कहाँ से? अभी राजा यह कह ही रहे थे कि पीछे से बिरजू आकर राजा को अपने साथ उस झील में ले डूबता है। बचाओ बचाओ बचाओ, कोई मुझे! राजा डूबते हुए उस झील के बिल्कुल अंदर चले जाते हैं। अरे, ये मैं कहाँ आ गया हूँ? ये कौन सी दुनिया है? झील के अंदर वही तांत्रिक प्रकट होता है और कहता है, महाराज, आपका स्वागत है मेरी इस रहस्यमय झील में। कौन हो तुम? मुझे यहाँ लेकर क्यों आए हो? मैं एक तांत्रिक हूँ और तुमसे अपना बदला लेने आया हूँ मैं। बदला? कैसा बदला? राजा के पूछने पर तांत्रिक उन्हें सब कुछ बताता है, जिसे सुनकर राजा कहते हैं, तुम्हारे उस भेड़िए ने जंगल के मासूम जानवरों की जान लेनी शुरू कर दी थी, इसलिए मैंने उसे मारा था। हाँ, मैंने ही उसे जानवरों की जान लेने के लिए भेजा था। अब तू देखेगा मैं तेरे और तेरे इस राज्य के साथ क्या करता हूँ। हाँ। तांत्रिक यह कहकर अपना रूप बदलकर राजा का रूप ले लेता है। दुष्ट तांत्रिक, ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो। अब मैं तेरी गद्दी पर बैठकर तेरे राज्य में ही अपना काला राज कायम करूंगा। छोड़ दो मुझे, जाने दो मुझे। अब तांत्रिक राजा के सामने बिरजू को पकड़ लेता है और उसकी बलि देने के लिए तलवार उठाता है। तंत्रदेव, आप ये क्या कर रहे हैं? मैं तो आपके साथ हूँ ना। तुम बड़े मूर्ख हो और मैंने तुम्हारी इसी मूर्खता का फायदा उठाकर भभूति को इस झील में डलवाया, जिससे झील में सांप पैदा हो और राजा यहाँ आ जाए। तंत्रदेव, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। तांत्रिक बिरजू की गर्दन अपनी तलवार से अलग करके उसकी बलि दे देता है। अब मुझे राजा बनने से कोई नहीं रोक सकता। तांत्रिक यह कहकर वहाँ से चला जाता है, जबकि राजा झील में कैद चिल्लाते रह जाते हैं। मंत्री जी, मुझे मेरी सत्ता में कुछ बदलाव चाहिए। हाँ जी महाराज, कैसा बदलाव? सबसे पहले तो मुझे इस राज्य में जगह जगह तांत्रिक और अघोरी चाहिए, जो इस राज्य में काली विद्या का आरंभ करे। हाँ। मगर महाराज, काली विद्या? हाँ? जी मंत्री जी,
जितना आपसे कहा है उतना ही कीजिए। हाँ। मंत्री जी ना चाहते हुए भी तांत्रिक के आदेश पर राज्य में जगह जगह काले विद्या का पाठ शुरू करवा देते हैं और अपने मन में सोचते हैं, पता नहीं महाराज को क्या हो गया है, वो ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं। मुझे लगता है कुछ तो गड़बड़ है। हाँ। इसी तरह दिन बीतते जाते हैं और तांत्रिक ऐसे ही उल्टे सीधे काम मंत्री जी से करवाता है। मंत्री जी को अब तांत्रिक पर शक होने लगता है। तभी वह झील के पास जाते हैं और मन में सोचते हैं, जब से महाराज इस झील से आए हैं तब से उनका व्यवहार बदला हुआ है। ऐसा लगता है जैसे महाराज के रूप में कोई और हो। सच्चाई आखिर क्या है इसका तो पता मुझे लगाना ही होगा। हाँ। अभी मंत्री जी यह सोच ही रहे थे कि तभी उनके पास वही हिरन आता है। मंत्री जी, मैं जानता हूँ कि आप किस सोच में डूबे हैं। अरे हिरन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मंत्री जी वो सब छोड़िए, मैं आपको एक बहुत जरूरी बात बताना चाहता हूँ। कैसी जरूरी बात? मंत्री जी, इस समय जो महल में मौजूद है वो हमारे राजा विक्रमादित्य नहीं बल्कि उनके रूप में एक दुष्ट तांत्रिक हैं। हिरन, ये तुम क्या कह रहे हो? भला ये कैसे हो सकता है? हिरन मंत्री जी को झील में होने वाली सारी बात बताता है। अब मैं कैसे महाराज को उस तांत्रिक के काले जादू से बचा पाऊंगा? मंत्री जी, आपको एक काम करना होगा जिससे महाराज उस तांत्रिक के तंत्र और इस रहस्यमय झील से आजाद हो जाएंगे। अच्छा, क्या करना होगा मुझे? मैं महाराज को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। हाँ। ठीक है, तो सुनिए फिर। आपको इस झील का पानी उस तांत्रिक के ऊपर डालना होगा जिससे उसका जादू उसी पर भारी पड़ेगा और वो अपने असली रूप में आ जाएगा। हाँ, लेकिन ध्यान रहे ये काम आपको रात के समय ही करना होगा। रात होती है और तांत्रिक चुपके से अपनी गुफा की तरफ जाता है। मंत्री जी उसका पीछा करते हैं। आज तो तेरा खेल खत्म हुआ दोस्त। तूने बहुत दिनों तक सबको बेवकूफ बना लिया। ये तुम क्या कर रहे हो और तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता चला? पता तो मुझे बहुत पहले ही चल गया था, लेकिन बस सही समय का इंतजार था मुझे। इतना कहकर मंत्री जी झील का पानी उस तांत्रिक पर डाल देते हैं। पानी पड़ते ही तांत्रिक अपने असली रूप में आ जाता है। वहीं राजा झील से आजाद होकर तांत्रिक की काली गुफा में पहुंच जाते हैं। मूर्ख, ये तूने क्या किया? तुम्हारे जैसे दुष्ट और धोखेबाज तांत्रिक के साथ मैंने बिल्कुल सही किया। मंत्री, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तांत्रिक जैसे ही अपना काला जादू करने के लिए आगे बढ़ता है, वैसे ही वह हिरन अपना रूप बदलकर एक साधु के रूप में आ जाता है। ओए, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी ये काली शक्तियाँ तुम्हें बचा लेगी? कभी नहीं। हाँ। इतना कहकर साधु बाबा अपने त्रिशूल से उस तांत्रिक को मार देते हैं। साधु बाबा, मतलब आप एक हिरन के रूप में थे? जी महाराज, मैंने आपकी अच्छाई के बारे में बहुत सुना था, इसलिए मैं उस जंगल में हिरन बनकर आपकी परीक्षा ले रहा था और आप मेरी परीक्षा में सफल रहे। वाकई आप एक बहुत ही दयालु और मददगार राजा है।